हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में ये आर्ट्स एंड कल्चर है। आर्ट्स एंड कल्चर, और इसमें एक लेक्चर हुआ था। आज से ये कंटिन्यू रहेगा। रूटीन आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया गया है। वहाँ से जो है आप रूटीन को देख सकते हैं, शेड्यूल को देख सकते हैं कि किस टाइम में कौन सा क्लास होने वाला है। ओके, यूट्यूब के कौन से क्लासेस हैं, एप्लीकेशन में कौन से क्लासेस होने वाले हैं। क्लियर। तो आर्ट्स एंड कल्चर में ये दूसरा लेक्चर होगा, और जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे संथाल के क्वेश्चन को। इसका टेस्ट आज मॉर्निंग में ही अवेलेबल हुआ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ओके, तो इंडिया में नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है भील। ओके, नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे है गोंड। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है संथाल, और इसके बाद है उरांव, और फिर है मुंडा, फिर मुंडा। ये 4 और 5 ये इंडिया में हो गया। वही चीज अगर हम लोग देखें झारखंड में, तो झारखंड में नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे संथाल। ओके, नंबर दो पे उरांव, और नंबर 3 पे मुंडा। ये जो है सेंसस 2011 के अनुसार है। ओके, बहुत सारी किताबों में आपको गोंड जो है पहले स्थान पर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आंसर किया आएगा तो प्रेफरेंस जो रेफरेंस दिया जाता है वो सेंसस को माना जाता है। सेंसस 2011 भी लेटेस्ट है, 2021 तो हुआ नहीं है ना, तो 2011 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अब इसमें क्या है कि झारखंड में संथाल, उरांव, मुंडा, फिर हो जनजाति, अगर ये सब को आप कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, मुंडा हो गया, अगर ये सब को आप कंसिडर करते हैं तो झारखंड में जितनी भी जनजाति है 86,45,42 ये जो जनजातियों की संख्या है, इसका 75% यही सारे ट्राइब्स हैं। ओके, यही सारे ट्राइब्स हैं। अब इसमें ये जो संथाल है इसका परसेंटेज क्या है? जो संथाल है इसका 34% है। ओके, जो उरांव है ये 19.86% है। मुंडा जनजाति ये 14.22% है, और हो जनजाति 10.7% है। ओके, तो ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। ये सभी मिलकर झारखंड के एसटी का 75% जो है कवर करते हैं। ओके, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति का भारत में बोला जा रहा है, तो भारत में तीसरा स्थान है। भारत में तीसरा स्थान है। इसके बाद है संथाल परगना में आने से पहले संथाल जनजाति का निवास किस क्षेत्र में था। तो यहाँ पर आने से पहले आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया कंसेप्चुअल क्लास में कि जो संथाल जनजाति के लोग थे ये अभी रहते हैं संथाल परगना में। इसके पहले कहाँ रह रहे थे? इसके पहले जो वीरभूम का इलाका है और जो मिदनापुर का इलाका था, ओके, इस एरिया में ये रहते थे, इस एरिया में रहते थे। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले जो है ये रहते थे चाय चंपा वाला जो एरिया था, मतलब कहने का जो हजारीबाग वाला क्षेत्र था, यहाँ रहते थे। मुस्लिम आक्रमण के कारण क्या होता है कि इनका पलायन होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में हो जाता है। और जब ब्रिटिश का टाइम होता है तो यहाँ पर जो पहाड़िया लोग रह रहे होते हैं, तो पहाड़िया लोग से उनको फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये खेती नहीं करते हैं। तो फिर आसपास जो जनजाति जो उनके कंट्रोल में आ सकते हैं वो संथाल थे, और इनको खेती काफ़ी अच्छे से आती थी। तो फिर इनको बसाया जाता है, ठीक है। जब जब ये पश्चिम बंगाल में थे तो इनको सावतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको सावतार कहा जाता था। ओके, तो संथाल परगना में आने से पहले ये पश्चिम बंगाल में रहते थे और इनको सावतार कहा जाता था। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सावतार हो जाएगा। ओके, देखिए सेंद्रा का मतलब होता है शिकार। ओके, सगाई जब आप पढ़ेंगे विवाह के बारे में, तो सगाई का अर्थ होता है विधवा विवाह। ओके, साकमचारी क्या होता है? मुंडा में विवाह के संबंध में जो तलाक होता है, तलाक को बोलते हैं साकमचारी। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी सावतार हो जाएगा। संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो बहुत सारे जो होते हैं ग्रुप होते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मेनली झारखंड के जो ट्राइब्स हैं वो प्रोटोस्टोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड और द्रविडियन, ये 3 ग्रुप में बटे हुए होते हैं। अब बहुत सारी किताबों में प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और ऑस्ट्रोलॉइड को एक ही चीज लिखा हुआ रहता है, प्रोटोस्टोलॉइड, ठीक ना। और बहुत सारी किताबों में प्रोटोस्टोलॉइड रहेगा
ऑस्ट्रॉइड के बदले प्री द्रविडियन कर दिया जाएगा और यहाँ पर द्रविडियन रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो जो प्रोटोस्टोलॉइड है इसमें मैंने बताया था कि जो 8 आदिम जनजाति हैं उसमें ब्रजिया को अगर आप छोड़ दीजिए तो 7 आदिम जनजाति इसमें आ जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या आ जाएगा, संथाल आ जाएगा, उरांव तो द्रविडियन में आएगा, ठीक है। इसके बाद मुंडा, मुंडा ऑस्ट्रोलॉइड में आएगा। फिर क्या बचा, हो बचा, खड़िया बचा, भूमिज बचा, ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रोटोस्टोलॉइड में आ जाएंगे। ऑप्शन ए प्रोटोस्टोलॉइड। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर लोकोबोद्रा जो है, लोकोबोद्रा इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग, ठीक ना। रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू जो है इनकी जो भाषा है, भाषा की जो लिपि तैयार की गई है ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा तैयार की गई है। ओके, लुगुबुरु इनके संस्थापक पिता माने जाते हैं। ओके, और इनका जो स्थान है, जन्म स्थान बोकारो गोमिया में। ओके, और इसका जो नाम है, ये संथालों के लिए बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। ये कहाँ है, ये बोकारो में है, ये जो है बोकारो में है। ओके, गोमिया में है, गोमिया में है। और ये जो पहाड़ है, जो जन्म स्थान है, उसको लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरम द्वार कहते हैं, जो कि संथालों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ओके, तो संस्थापक पिता की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर लुगुबुरु हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन वही जो है पिल्चू हड़ाम, तो पिल्चू हड़ाम क्या है कि इन्हीं के, पिल्चू हड़ाम और पिल्चू बूढ़ी, इन्हीं के 7 पुत्रों के नाम से इनके गोत्र हैं। स्टार्टिंग में 7 पुत्र थे तो 7 गोत्र हुए। ओके, बाद में 5 और गोत्र ऐड होते हैं। तो ये पूर्वज पिता आप कह सकते हैं, लेकिन जो संस्थापक पिता है वो है लुगुबुरु। ओके, नेक्स्ट, लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरम द्वार किस जिले में स्थित है। तो ये जो है ये बोकारो में है, बोकारो में, गोमिया में है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथालों के संबंध में ओलचिकी क्या है। तो संथाल जनजाति की जो भाषा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संताली भाषा या संताल भाषा। ओके, था नहीं लिखा जाता, ता लिखा जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, संताली भाषा। और ये जो भाषा है, अभी इंडिया में जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेज है। कितना लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। ओके, तो 22 ये शुरू से ही नहीं था। 92nd अमेंडमेंट 2003 में 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। और ये जो 4 लैंग्वेज था, ये क्या था, ये मैथिली था, बोडो था, ओके, डोगरी और संथाली, तो ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ये अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन ये जो इफेक्ट में आया, कब इफेक्ट में आया, जब उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पर हस्ताक्षर किया। तो वो डेट क्या है, वो डेट भी आपको पता होना चाहिए। ये 7 जनवरी 2004 से जो है लागू हुआ, 22 ये लैंग्वेज में शामिल हो गया। ओके, तो ये जो भाषा है, इसको लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ओलचिकी। और इसको रघुनाथ मुर्मू ने स्टेब्लिश किया। रघुनाथ मुर्मू जो थे ये उड़ीसा से संबंध रखते थे, उनका विवाह झारखंड में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर संथालों की जो भाषा है उनकी लिपि को बोलते हैं ओलचिकी। नेक्स्ट, ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था, तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। रघुनाथ मुर्मू जो है ये उड़िया मतलब उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ओके, करते थे। और इनका जो विवाह हुआ था ये हुआ था झारखंड में, विवाह जो है झारखंड में हुआ था। और ये 1925 में जो है स्टार्ट हो गया था। ये जो ओलचिकी की बात हो रही है, जो स्क्रिप्ट की बात हो रही है, ये 25 में स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन पब्लिकली पूरी तरह से नहीं आया था। इसलिए कहीं कहीं आप अलग अलग डेट देखेंगे। जैसे कि 1939 में क्या हुआ था कि जो मयूरभंज का इलाका है वहां से ये रहने वाले थे। तो मयूरभंज के जो राजकुमार, जो महाराजा थे, उनके समक्ष और आम आदमियों के समक्ष जो है इस स्क्रिप्ट का प्रदर्शन किया गया। फिर क्या होता है कि 1942 से लेकर 45 तक क्या होता है, इस स्क्रिप्ट पर पब्लिकेशन होने लगता है। ओके, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन आप याद रखिएगा 25 में इस लिपि को इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति को कितने वर्ण में विभाजित किया जाता है। तो ये जो वर्ण है, वर्ण को आप समझ सकते हैं कि जो ग्रुप होता है। ओके, जो ग्रुप होता है। तो अच्छा, यहाँ पर गोत्र पहले आप समझ लीजिए। गोत्र इनके जो हैं, ये 7 गोत्र पहले थे, बाद में जो है 5 ऐड हुआ, तो इस तरह से 12। तो ये जो 7 गोत्र हैं, इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें जो है TMH और KMH, ठीक है, प्लस S। तो TMH और KMH क्या है,
यहाँ पर टुड्डू हो गया, ओके, टुड्डू, फिर मरांडी, एच से क्या हो जाएगा, हांसदा, ओके, हांसदा हो गया। फिर केएमएच की बात की जाए तो केएमएच में, ओके, के से क्या हो जाएगा, किस्कू हो जाएगा, ओके, एम से मुर्मू, एम से मुर्मू, एच से हांसदा मैंने लिख दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हेम्ब्रम। हेम्ब्रम एच से एक ही होता है, एच से, ये होता है सोरेन। तो ये स्टार्टिंग के साथ हैं, जो कि पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़िया से उत्पन्न बच्चों के नाम पर रखा गया था ये गोत्र, ये 7 हैं। बाद में 5 ऐड होता है, तो बाद में जो 5 ऐड होता है इसमें बेदिया, ओके, बेदिया है, फिर बेसरा है, ओके, इसके बाद बास्की है, बास्की हो गया, पौड़िया हो गया, चौड़े हो गया। ये जो बेदिया है इसको गेंडुवार भी बोलते हैं। तो ये जो है ये गोत्र है। अब यहीं पर जो मैंने गोत्र बताया इसी में से 4 जो है आप निकाल दीजिए, तो 4 जो निकलेगा वो कौन कौन सा बचेगा, ये बच जाएगा, जो 4 निकलेगा ये, मतलब कौन कौन सा निकालना है, किस्कू हो गया, ओके, मुर्मू, सोरेन और मरांडी। मरांडी को मरूडी भी कहा गया है। तो किस्कू, मुर्मू, सोरेन, मरांडी, ओके, ये 4 जो है 4 वर्ण है। किस्कू जो है राजा वर्ग को डिनोट करता है, मुर्मू जो है पुजारी को, सोरेन सिपाही को, और मरांडी जो है किसान वर्ग को, ओके। तो 4 वर्ण में संथाल जनजाति विभाजित है। संथालों के हडों वर्णों में कौन सा वर्ण शामिल नहीं है, 4 मैंने बताया कौन कौन सा, किस्कू है, मुर्मू है, सोरेन है और मरांडी है, जिसको मरूडी भी कहा जाता है। जो किस्कू है ये राजा वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, मुर्मू पुजारी को, सोरेन सिपाही को, मरांडी किसान को। तो सोरेन, किस्कू, मुर्मू है, हांसदा नहीं है, जबकि हांसदा गोत्र में आता है। मैंने स्टार्टिंग का TMH और KMH बताया था ना, तो TMH टुड्डू, मरांडी, और ये जो H है हांसदा हो गया, फिर किस्कू, मुर्मू, और ये क्या हो गया, ये हेम्ब्रम हो गया, ये सोरेन हो गया, फिर बेदिया, बेसरा, बास्की, ओके, ये सब बताया गया, पौड़िया, चौड़े। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी हांसदा हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में मुख्यतः कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो गोत्र मैंने बताया कि 7 प्लस क्या है, 5 है। तो ये जो 7 है ये 7 क्या हो जाएगा, TMH। फिर से देखिए, याद करवा देना पूरी तरह से, TMH, KMH और S। टी से टुड्डू है, मरांडी है, हांसदा है, किस्कू, मुर्मू और हेम्ब्रम, और ये सोरेन हो गया। जो 5 है, बेदिया, बास्की, बेसरा, पौड़िया और चौड़े। ये बेदिया को क्या बोलते हैं, बेदिया को जो है गेंडुवार भी बोला जाता है, बेदिया को, ओके। तो ये टोटल जो है 12 गोत्र हैं इसके। संथाल जनजाति के कितने गोत्र हैं, 12 गोत्र हैं, ओके। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल जनजाति में कौन सा गोत्र, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र संथाल जनजाति में संबंधित है, संथाल जनजाति से संबंधित है। तो फिर से देखते हैं, TMH, KMH और S, ये हो गया। फिर बेदिया, बेसरा, बास्की, पौड़िया, चौड़े, ओके। तो यहाँ पर टुड्डू, मरांडी, हांसदा, किस्कू, मुर्मू, हेम्ब्रम और सोरेन, बेदिया, बास्की, बेसरा, पौड़िया, चौड़े, ये सब है। क्रिकेटा नहीं है, तिरकी नहीं है, बेदिया है, जिसको गेंडुआर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में बापला शब्द का संबंध किससे है, तो बापला का संबंध जो है ये क्या होता है, विवाह होता है, ओके, ये विवाह होता है। वही जब आप मुंडा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अरंडी हो जाएगा, ओके। तो ये क्या है, विवाह है, ऑप्शन बी विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में किसी मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत सारे टाइप के मैरिजेस हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है किरिंग बापला, ओके। सबसे बेस्ट माना जाता है किरिंग बापला। किरिंग बापला को ही बोलते हैं सादाई बापला, ओके, इसी को ही बोलते हैं सादाई बापला, ठीक है। अब ये जो किरिंग बापला है, ये जो सादाई बापला है, तो ये किस में आता है, क्रय विवाह के कैटेगरी में आता है। विवाह मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ओके, किसका क्या मीनिंग निकलता है ये सभी आप लोग जानते हैं। तो ये जो किरिंग बापला है संथाल में, इसको सदाई बापला भी बोलते हैं, और क्रय विवाह का ही ये टाइप है, मतलब अरेंज मैरिज का ही टाइप है। ये मध्यस्थ के माध्यम से होता है, मीडिएटर के माध्यम से होता है, जिसको अगुआ बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वर पक्ष है ये वधु पक्ष के पास जाता है, जो वधु पक्ष वाले ये वर पक्ष के पास जाता है, ओके। फिर शादी तय की जाती है, और ध्यान रखना है कि इस विवाह में वधु मूल्य देना अनिवार्य है। वधु मूल्य, जिसको पोन बोला जाता है संथाल में, ये देना अनिवार्य है। बाकी सब में कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, देना अनिवार्य है, ओके। और वधु मूल्य देने के लिए जो
महोत्सव होता है उसको बोलते हैं टाका चाल महोत्सव। ओके, तो जो मध्यस्थ के माध्यम से होता है वो है किरिंग बापला। बाकी जो आप देख रहे हैं अपगिर बापला, ये क्या है, ये लव मैरिज है और लव मैरिज दोनों तरफ से होगा, लेकिन किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से ये मैटर पंचायत तक पहुंचती है और फिर अगर विवाह हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपगिर बापला। किरिंग जवाई बापला क्या है कि लड़की गर्भवती है लेकिन लड़का किसी तरह से शादी अगर नहीं कर रहा है और कोई दूसरा लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं किरिंग जवाई बापला। और इस केस में वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को कुछ गिफ्ट दिया जाता है और खासकर इसमें गाय शामिल होता है, बैल शामिल होता है। ओके, कोलाइटी बापला क्या, ये एक्सचेंज मैरिज है, एक घर से लड़की जाएगी तो दूसरे घर से लड़की आएगी। ओके, ये चीज हो गया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सदाई बापला किस प्रकार का विवाह है, तो सदाई बापला सबसे बेस्ट माना जाता है संथाल में, इसको किरिंग बापला ही बोलते हैं, क्रय विवाह का ही ये एक टाइप है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी, इसमें वधु मूल्य देना अनिवार्य है और वधु मूल्य के लिए जो महोत्सव होता है, जो इवेंट होता है, उसको बोलते हैं टाका चाल महोत्सव। ओके, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बारात जाती है। अब बारात जो है वधु पक्ष के पास जाएगा, ठीक ना, वधु पक्ष के पास जाएगा। अब ये बारात का खर्चा जो है ये वर पक्ष को उठाना पड़ता है। अब किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके पास ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन रहता है कि ये बारात नहीं ले जाकर वधु को अपने घर ले आएगा और शादी की जो प्रक्रिया है वो अपने घर में करेगा और इस तरह का जो विवाह संपन्न होगा उसको बोलते हैं टुनकी दिपिल बापला। टुनकी दिपिल बापला बोलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विवाह संथाल जनजाति में विनिमय विवाह का प्रकार है। विनिमय विवाह क्या हो गया, ये गोलाइट हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक घर से बेटी आएगी तो दूसरे घर से, एक घर से बेटी जाएगी तो दूसरे घर से बेटी, उसी घर से बेटी आएगी। ओके, ये इसलिए होता है ताकि वधु मूल्य ना देना पड़े, मेन रीजन जो है यही होता था। और ये पहले वैसे घरों में देखा जाता था जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो गोलाइटी बापला है ये विनिमय विवाह का प्रकार है। सांगा बापला में क्या होता है, तलाक हो चुका है या फिर विधवा है तो उस केस में पुनर्विवाह होता है तो उसको बोलते हैं सांगा बापला और इसमें वधु मूल्य नहीं दिया जाएगा, इसमें जो है वधु मूल्य नहीं दिया जाएगा। निर्बोलक बापला क्या है, निर्बोलक बापला ये जो है हट विवाह का टाइप है, इसमें लड़की अपने होने वाले सास ससुर जो कि किसी को राजी नहीं है, ना ही लड़का पसंद करता है, लड़का भी तैयार है या नहीं ये भी कोई कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब लड़की पूरी तरह से तैयार है लेकिन लड़के के घर वाले तैयार नहीं है, तो लड़की क्या करती है कि अपने ससुराल में रहती है, जबरदस्ती रहती है, सास ससुर की सेवा करती है और खुद को प्रताड़ित भी करती है। फिर जो है पंचायत के हस्तक्षेप से, पड़ोसियों के हस्तक्षेप से अगर विवाह संपन्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं निर्बोलक बापला। ओके, हट विवाह का जो है ये टाइप है निर्बोलक बापला। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इतुत बापला, तो इतुत क्या है, ये वन साइडेड लव है और इसमें क्या है कि अगर लड़की या लड़की का परिवार राजी नहीं है तो किसी भी ओकेजन में लड़का क्या करता है कि लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है, उसके बाद अगर शादी तय होती है तो उसको बोलते हैं इतुत बापला। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गोलाइटी बापला। नेक्स्ट, इनमें से किस विवाह के बाद संथाल जनजाति में दामाद को अपने ससुराल में रहना पड़ता है। ओके, तो ये देखिए ये जो है सेवा विवाह में आता है और इसमें मैंने जब विवाह को पढ़ाया था तो आपको ये बताया गया था कि जो सेवा विवाह होता है इसमें एक लामसेना होता है। लामसेना क्या है कि किसी को वधु मूल्य नहीं देना या वधु मूल्य देने में वो सक्षम नहीं है तो क्या करते हैं कि वधु मूल्य के वैल्यू के अनुसार उतना समय वो अपने सास ससुराल के पास रहते हैं, उसके बाद जो है शादी तय होती है, शादी होती है, उसको बोलते हैं लामसेना और ये विवाह कहलाता है लामसेना विवाह। ये सेवा के कैटेगरी में ही आता है। एक होता है धरदी जवाई, एक होता है धरदी जवाई। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वैसे जो वधु पक्ष वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका कोई संतान लड़की के अलावा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो वो वैसे घर में ही रिश्ता ढूंढता है जिसका जो है अब इस घर में रह सके हमेशा के लिए, ससुराल में हमेशा के लिए रह सके। तो ये क्या है, ये घर जमाई है, हमेशा के लिए जो है अपने ससुराल में रह जाएगा और ससुराल की जो संपत्ति है, ससुराल के जो सास ससुर हैं उनकी जो संपत्ति है वो दामाद का ही हो जाएगा। फिर एक होता है इसमें कैटेगरी कि जैसे घर है, ठीक है, ससुराल है, तो ससुराल में ये नहीं रहेगा, इसके बगल में इनको जमीन दे दी जाएगी और वो पूरी तरह से क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे इनके प्रॉपर्टी पर।
तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया था। ओके, तो दामाद अपने ससुराल में रहता है तो वो दर्दी जवाई कहलाता है और ये सेवा विवाह में आता है। राजा राजी क्या है कि इसमें लड़का लड़की दोनों जो हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसमें क्या है कि मैटर को खुद से जो है पंचायत तक पहुंचाते हैं और अगर शादी हो जाती है तो इसको बोलते हैं राजा राजी बापला। बहादुर बापला में क्या है कि लड़का लड़की प्रेम करते हैं लेकिन घर वाला राजी नहीं है तो ये जंगल की ओर भाग जाते हैं। ओके, और वापस आते हैं, कमरे में एक दूसरे को बंद कर लेते हैं, फिर परिवार वाले मानते हैं तो शादी होती है तो उसको बोलते हैं बहादुर बापला। टुनकी दिपिल बापला क्या है कि ये सदाई बापला किरिंग बापला का ही प्रकार है लेकिन इसमें वधु को अपने घर में लाकर सिंदूर दान किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस विवाह में वधु मूल्य देना अनिवार्य नहीं होता है? ओके, इसमें से किस विवाह में? तो वधु मूल्य देखिए, आप इतना याद रखिए कि जो क्रय विवाह है इसमें तो वधु मूल्य देना अनिवार्य रहेगा और संथाल में जो क्रय विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सादाई बापला या फिर किरिंग बापला और टुनकी दिपिन बापला भी इसी में आ जाता है। टुनकी दिपिल बापला भी जो है इसी में आ जाता है जिसमें कि वधु को अपने घर में लाकर सिंदूरदान किया जाता है। ओके, तो वधु मूल्य देना अनिवार्य नहीं है। मैंने बताया था कि जो पुनर्विवाह है उसमें वधु मूल्य देना अनिवार्य नहीं है, बाकी सब में कंडीशन लगा हुआ है। जैसे कि इतुत बापला है तो इतुत बापला मैंने बताया था कि ये इसमें क्या होता है, इतुत बापला में लड़की जो है या लड़की का फैमिली तैयार नहीं है तो किसी ओकेजन में लड़का क्या करता है, सिंदूर जो है मांग में सिंदूर भर देता है, फिर शादी तय होती है। तो इसमें कंडीशन है देगा या नहीं देगा। ओके, निर्बोलक हठ विवाह, इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है, परिवार की इच्छा इसमें शामिल है। अपगिर ये लव मैरिज है। ओके, और तीसरे के माध्यम से पंचायत तक मैटर पहुंचता है तो इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है, परिवार पर डिपेंड करता है कि वधु मूल्य दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। वधु मूल्य को पौन कहते हैं, याद रखिएगा। संथाल में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। ओके, ये चीज है और याद रखिएगा ये जो पौन है सिर्फ संथाल नहीं है, करमाली हो गया, ओके, हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, ये सब में पौन कहा जाता है। पौन जो है ये कॉमन है, किसी भी ट्राइब में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है, बाकी जो दूसरा नाम है वो आप याद रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो पौन कहते हैं। घोटुल जो है ये युवागिरी है। मांझी जो है ये ग्राम का प्रधान होता है। बापला विवाह को बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी पौन हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह का प्रकार नहीं है? तो राजा राजी बापला प्रेम विवाह है और दोनों तरफ से होता है, लेकिन इसमें खुद से ये जाते हैं पंचायत तक मैटर पहुंचाते हैं जोग मांझी की मदद से। अगर विवाह हो जाता है तो राजा राजी बापला कहलाता है। बहादुर बापला में क्या है कि दोनों प्रेम करते हैं लेकिन घर वाले तैयार नहीं है, दोनों जंगल की ओर भाग जाते हैं। ओके, अब पगीर में क्या है कि राजा राजी बापला में क्या हुआ था, ये खुद से पंचायत तक पहुंचते हैं। अब पगीर में ये खुद से पंचायत तक नहीं पहुंचेंगे, किसी तीसरे के हस्तक्षेप से मैटर पंचायत तक पहुंचती है और फिर अगर शादी तय होती है तो इसको बोलते हैं अपगिर बापला। तो ये तीनों जो है क्या है, तीनों लव मैरिज है। किरिंग बापला क्या है, ये अरेंज्ड मैरिज है, ये क्रय विवाह है जिसमें कि वधु मूल्य देना अनिवार्य होता है। तो ये जो है ये अरेंज्ड मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? सबसे प्रचलित, सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है किरिंग बापला। ध्यान देना है कि इसमें किरिंग जवाई आंसर नहीं कर देना। किरिंग जवाई में क्या होता है कि लड़की गर्भवती है लेकिन लड़का ने मना कर दिया शादी करने से या कोई कारण से शादी नहीं हो पाया, तो किसी दूसरे लड़के से अगर शादी करवाई जाती है उसको बोलते हैं किरिंग जवाई बापला। और इसमें वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को गिफ्ट दिया जाता है, ज्यादा चांसेस रहता है गाय और बैल देने का। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में बिटलाहा का संबंध किससे है? बिटलाहा जो होता है ये दंड होता है। ओके, संथाल जनजाति में या किसी भी ट्राइब में सामाजिक, आर्थिक, ओके, और शारीरिक दंड देने का जो है प्रावधान है। बिटलाहा ये यौन, जब भी यौन से जुड़ा कोई भी अगर क्राइम किया हुआ है, ओके, तो ये बिटलाहा दिया जाएगा। ओके, और इसमें क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है और सबसे बड़ा पनिशमेंट बिटलाहा ही माना जाता है। तो ये क्या है, ये दंड का प्रकार है। ऑप्शन बी। युवागिरी जो होता है वो घोटुल कहलाता है, वधु मूल्य को पौन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में युवागिरी को क्या कहते हैं? तो ये जो है घोटुल हो जाएगा। ऑप्शन सी बी। ओलचिकी क्या है? ये जो संथाली भाषा है उसकी लिपि को ओलचिकी कहते हैं।
ऑप्शन बी यहाँ पर घोटुल हो जाएगा। युवागिरी क्या होता है, इसमें जो है, इसमें समाज से संबंधित रीति रिवाजों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। ओके, जो गृहस्थी जीवन जीना है वो कैसे जीना है ये सब सिखाया जाता है। मतलब कि एक परिपूर्ण व्यक्ति को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो सभी चीज यहाँ पर सिखाया जाता है। क्लियर, ये घोटुल हो गया। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम प्रधान जो होता है वो मांझी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। जैसे ये गांव हो गया, गांव के बीच में मांझी थान होता है। ओके, मांझी थान होता है और इसी के बगल में मांझी का घर, मांझी को घर दे दिया जाता है। ओके, घर दिया जाता है। तो ये जो मांझी थान है इसमें पंचायत की बैठक होती है और यहाँ पर पंचायत की तो बैठक होती है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक देवता का भी निवास होता है। इसमें मांझी हड़ाम बोंगा बोलते हैं, उनका निवास होता है और उनकी पूजा की जाती है। गांव के किनारे में जो होता है जाहिर थान होता है, जो कि जाहिर एरा का निवास होता है। ओके, तो मांझी रहते हैं, ये ग्राम प्रधान होते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जो नायके होते हैं ये धार्मिक प्रधान होते हैं। मांझी जो होता है, मांझी जो होता है इसके दो असिस्टेंट हैं। एक असिस्टेंट जो है ये कहलाता है जोग मांझी, जोग मांझी, और एक जो असिस्टेंट है ये कहलाता है प्रमाणिक। ओके, एक कहलाता है प्रमाणिक। प्रमाणिक को परानिक भी बोलते हैं। ओके, परानिक भी बोलते हैं। क्लियर, तो जोग मांझी, प्रमाणिक और परानिक। अब ध्यान दीजिए कि ये हो गया मांझी, ये दो असिस्टेंट मांझी और प्रमाणिक परानिक। अब क्या है कि जोग मांझी का जो काम होता है, ये क्या काम होता है, जो युवा संबंधी मामला है। ओके, गांव के लोगों का आचरण का ध्यान रखना, युवा संबंधी मैटर या विवाह संबंधी मैटर को सुलझाना, ये जोग मांझी का काम है और इनको युवा युवती का सरदार भी बोला जाता है। प्रमाणिक परानिक जो होता है ये भी असिस्टेंट होता है, लेकिन मांझी अगर नहीं है तो उनके एब्सेंस में ये काम करेगा और इसलिए इनको उप प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप प्रधान बोलते हैं। क्लियर, फिर आगे और भी है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग प्रशासन में। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में गांव का संदेशवाहक कौन होता है? तो इसमें जो गुड़ाइत होता है ये गांव का संदेशवाहक होता है। जो भी सूचना है समाज से वो कलेक्ट करता है और अधिकारियों तक पहुंचाता है और अधिकारियों का जो निर्देश है वो ग्रामीणों तक पहुंचाता है। तो ये कोड़ायत का काम होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल गांव में पंचायत की बैठक जहां होती है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ध्यान दीजिए यहाँ पर अखड़ा, देखिए अखड़ा में क्या होता है, कल्चरल इवेंट होता है। अखड़ा में क्या होता है, कल्चरल इवेंट होता है और बहुत सारे ट्राइब में देखेंगे कि अखड़ा में भी पंचायत की बैठक हो जाती है, पंचायत की बैठक हो जाती है। लेकिन संथाल की बात की जाए तो अखड़ा में कल्चरल इवेंट तो होता है, पंचायत की बैठक भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है, ऐसे ही बिना शेड्यूल का कभी हो गया तो हो गया। लेकिन जो विधायी रूप से बैठक होती है वो सिर्फ और सिर्फ मांझी थान में ही होगा, मांझी थान में ही विधायी रूप से पंचायत की बैठक होगी। तो दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो मांझी थान को आप चूज करेंगे। सपोज मांझी थान ऑप्शन में नहीं है तो अखड़ा आप चूज कर लीजिए। सरना में क्या होता है, देवी देवताओं का निवास होता है जहां पर नायके के द्वारा पूजा की जाती है। ओके, और ये पूजा स्थल होता है। जाहिर थान जो है गांव के किनारे में एक स्थान होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको जाहिर थान बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे देवताओं का निवास होता है, उसमें सबसे प्रधान जो होता है वो जाहिर थान होता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन शामिल है ना, तो ऑप्शन सी मांझी थान हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल जो है ये चैत माह में होता है, ये डेट आप याद रखेंगे, चैत माह में होता है और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या हो गया कि पूर्णिमा आने वाला है। ओके, पूर्णिमा आने में कितना दिन बचा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग डेट रखते हैं, ठीक ना। तो जो शुक्ल पक्ष का तृतीया है, शुक्ल पक्ष का तृतीया है, उस दिन सरहुल को मनाया जाता है। ओके, उस दिन जो है सरहुल को मनाया जाता है। मतलब कहने का कि अमावस्या जो हुआ है, अमावस्या हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कितना हुआ है? अमावस्या हुए 3 दिन हुआ है और अभी 12 दिन के बाद पूर्णिमा आएगा। ओके, तो चैत माह शुक्ल पक्ष के तृतीया को जो है सरहुल मनाया जाता है। ओके, ये मैंने बताया था कि ये क्या है, अमावस्या है और ये पूर्णिमा है। ओके, ये पूर्णिमा है, तो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाएंगे, उजाला की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष।
पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहे हैं तो ब्लैक हो रहा है ना, तो श्याम, श्याम मतलब कृष्ण। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर, संथाल में सरहुल को बोला जाता है बा पर्व, ऑप्शन सी बा पर्व। और जो बा होता है ये होली की तरह होता है जो कि शुद्ध जल से खेला जाता है, ये बा पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, आषाढ़ माह में बीज बोते समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में बीज बोते समय एरोक मनाया जाता है, ऑप्शन डी एरोक मनाया जाता है। सकरात जो होता है ये पूस के समय मनाया जाता है। जापाड जो होता है ये कब मनाया जाता है? जापाड इसको रहने देते हैं। ये अच्छा, ये भागसिम जो है, भागसिम जैसे कि जो अधिकारी हैं, ठीक है, अधिकारी जो हैं, अब इनको पोस्ट मिलना है। ओके, तो पोस्ट मिलना है, तो पोस्ट मिलने से पहले एक इवेंट करवाया जाता है, फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं भागसिम। और भागसिम के बाद अगले वर्ष जो अधिकारी हैं वो अपने पोस्ट को धारण कर सकते हैं, तो ये भागसिम होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एरोक। नेक्स्ट है, धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है? बा पर्व जो है ये तो सरहुल हो गया ना, ये प्रकृति फूलों का त्योहार है जो कि चैत माह की शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है। ओके, हरियाट जो है, हरियाट क्या होता है? अच्छी उपज एवं फसल के हरियाली के लिए मनाया जाता है, और ये कब होता है? ये सावन में होता है। सोहराई ये अमावस्या, कार्तिक अमावस्या में होगा, दीपावली के समय। पशुओं की पूजा होती है, संथाल का सबसे बड़ा त्योहार है। ओके, ये चीज है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी फसल हेतु हरियाड, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्व होली के समरूप है? तो बा पर्व सरहुल हो गया, कर्मा जो है भादो में मनाया जाता है। ओके, और बाहा जो है ये फागुन में होता है, और ये होली के समरूप है, ऑप्शन सी, जिसमें शुद्ध जल से होली खेला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में निपुण होते हैं? तो देखिए, ये जो है कृषि, इनकी कृषि जो है काफी अच्छी होती है, इनकी कृषि काफी अच्छी होती है। ओके, बहुत पहले से कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन ये जीनियस जो है, एक्सपर्ट किस चीज में है? देखिए, कृषि ये करते आ रहे हैं, लेकिन एक काम होता है जो कि बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। कृषि बहुत सारे ट्राइब करते हैं ना, लेकिन इनका जो पेंटिंग है ये बेस्ट माना जाता है, इनका जो पेंटिंग है बेस्ट माना जाता है। याद है ना, जादव पटिया आपने पढ़ा है। ओके, तो इस तरह का पेंटिंग, कोम्ब कट हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब पेंटिंग फेमस है, और संथाल जनजाति जो है ये पेंटिंग में फेमस होते हैं, जीनियस होते हैं। ओके, तो चित्रकला में जो है ये निपुण होते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, कोम्ब कट क्या है? कोम्ब कट एक पेंटिंग का ही टाइप है, ऑप्शन ए चित्रकला हो जाएगा। पेंटिंग वाले चैप्टर में काफी अच्छे से ये सब पढ़ाया जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है, अभी बस याद रखिए ऑप्शन ए चित्रकला। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में पुरुषों के द्वारा किस चित्र का गोदना गुदवाया जाता है? तो ये जो टैटू है ये बाएं हाथ में और सिक्का का चित्र होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में सिक्का का चित्र नहीं होता है उन्हें लड़की विवाह के लिए पसंद नहीं करती है। ओके, ऑप्शन बी सिक्का हो गया। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में माघ बोंगा क्या है? तो ये जो है मंथ है। ओके, और यहीं से जो है मंथ की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है, ऑप्शन सी मंथ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम संतान का नामकरण किसके आधार पर होता है? तो प्रथम संतान का नामकरण जो होता है वो दादा दादी के नाम पर होता है, और उसके बाद जो दूसरा संतान होगा वो नाना नानी के नाम पर होगा। उसके बाद जो होगा उस पर कोई कंडीशन नहीं, लेकिन पहले दो पर ये कंडीशन लगा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा दादी। नेक्स्ट है, पोचाई क्या है? पोचाई जो है ये एक मदिरा है और एक पेय पदार्थ है, सभी उत्सवों में इसका जो है यूज होता है, देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है, ऑप्शन ए मदिरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पुत्र के जन्म होने पर संथाल जनजाति में किस दिन छठिहार मनाया जाता है? तो अगर पुत्र का जन्म होता है तो 5वें दिन, और अगर लड़की बेटी की जन्म होती है तो तीसरे दिन जो है ये मनाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुत्र की बात हो रही है तो 5वें दिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संथाल के प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल के जो प्रमुख देवता हैं ये है सिंगबोंगा। दूसरे प्रमुख देवता जो है वो पहाड़ देवता है मरांगबुरु, और जाहिर एरा जो है ये क्या है? ये ग्रामीण देवता है। जाहिर एरा क्या है? ये ग्रामीण देवता है। और यहाँ जैसे कि ये गांव है, ठीक है, तो गांव के किनारे में क्या होता है कि एक स्थान होता है, इसको बोलते हैं जाहिर एरा। ओके, ये जो है ये सखुआ या महुआ के पेड़ों के बीच रहेगा, इसको बोलते हैं जाहिर थान, बोलते हैं, सॉरी जाहिर थान बोलते हैं, जाहिर एरा नहीं, जाहिर थान। इसमें बहुत सारे देवताओं का निवास होता है, सबसे प्रमुख जो होते हैं वो जाहिर एरा होते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, तो ये ग्राम देवता होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में ओड़ाक बोंगा किस प्रकार के देवता हैं?
तो ये गृह देवता है। क्या है ये जो है गृह देवता है, ऑप्शन डी। ओके, सिंगबोंगा, मरांग बुरु, ग्राम देवता हो गए जाहिरेरा, और ये हो गए ओड़ाक बोंगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने संथाल के 39 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअली, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ओके, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये जो कंसेप्चुअल क्लास है ये पेड क्लास है, ओके, और इसमें आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट होता है और एक्सप्लेनेशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, ओके। तो ये जो 10,000 MCQ मैंने रखा है वो इसलिए रखा है ताकि जो लोग सक्षम नहीं हैं इस कोर्स को परचेज करने में, वो कम से कम इस MCQ क्लास से जुड़कर जो है लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो आप इससे जुड़कर भी तैयार हो सकते हैं, ओके। और कंसेप्चुअली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और शेड्यूल जो है आप टेलीग्राम में देख लीजिएगा, टेलीग्राम में शेड्यूल दिया जाता है क्लासेस के पहले का। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।